छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महासमुंद रवाना होने से पहले मीडिया से रूबरू हुए। सीएम बघेल ने चर्चा करते हुए बताया कि 27 सितंबर को होने वाले किसानों के महाबंद को समर्थन देने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा, केंद्र सरकार के तीनों कानूनों के खिलाफ सबसे पहले राहुल गांधी ने रैली निकाली थी, जिसके बाद पंजाब, हरियाणा के किसान और अलग अलग राज्यों के किसानों ने आंदोलन किया। छत्तीसगढ़ के किसान भी शामिल हुए। इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी हमने बिल पारित किया था, लेकिन राजभवन से कुछ नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले ये तीनों काले कानून के खिलाफ राहुल जी ने सबसे पहले ट्रैक्टर रैली पंजाब में, हरियाणा में उन्होंने निकाला। किसानों ने फिर बड़ा आंदोलन किया और लगातार वो जारी है। इसका फैलाव पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, अब सुनने में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ भी आ रहे हैं। हम उसका स्वागत करते हैं और उसके खिलाफ हम लोग विधानसभा में पारित किए हैं और उसमें आज तक के राजभवन से वो बिल लौट के नहीं आया है, वो अभी तक तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनमोहन नेताम हमारे साथ जुड़ गए। मनमोहन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से 27 सितंबर को किसानों के महाबंद को समर्थन मिलता हुआ यहाँ देखा जा सकता है। देखिए साहिल, निश्चित तौर पे बता दूं कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में जो किसानों के काले कानून का जो जिस तरीके से विरोध हो रहा है और उसे लेकर अब सीएम भूपेश बघेल एवं उनके पार्टी भी उस पूरे मसले को लेकर समर्थन कर रही है। और अभी फिलहाल जो 27 सितंबर को प्रदेश में किसानों का जो जनसमर्थन जो कार्यक्रम होने वाला है, जो किसानों का विरोध प्रदर्शन होने वाला है, उस पर भी प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वो उसका समर्थन करेंगे और निश्चित तौर पे समर्थन होना भी चाहिए साहिल, क्योंकि प्रदेश भर में जिस तरीके से जो किसानों के विरोध में जो काले कानून लाया गया है, केंद्र सरकार ने जो काले कानून लाया है उसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ था और विरोध प्रदर्शन के बाद जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी है लगातार उसकी समर्थन करती आ रही है और अब भी उनका कहना है कि अब वो इस काले कानून के विरोध में किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया जाएगा उसका समर्थन करेंगे। जी चलिए मनमोहन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो रायपुर में किसानों के महाबंद को लेकर सीएम भूपेश का बयान सामने आया है। 27 सितंबर को किसानों के महाबंद को उन्होंने अपना समर्थन दिया है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेशागृह में आयोजित कॉन्फ्रेंस को सीएम बघेल ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वनौषधियां प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। यहाँ का 44% भूभाग वन क्षेत्र का है, जहाँ विभिन्न प्रकार की वनौषधियां की बहुतायत मिलती है। और उन्होंने फार्मासिस्टों को आह्वान करते हुए कहा कि वो यहाँ दवा और वनौषधि से संबंधित उद्योगों की स्थापना के लिए आगे आए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम भी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। तो मुख्यमंत्री बघेल ने मुख्य अतिथि के रूप में कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया के सभी दवा निर्माताओं का छत्तीसगढ़ में स्वागत है। यहाँ दवा उद्योग स्थापित करने के इच्छुक व्यक्ति या समूह राज्य के हों या राज्य के बाहर के हों, सरकार उन्हें सभी आवश्यक संसाधन, सुविधाएं और छूट प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित होने वाले वनौषधि इकाइयों को लघु वनोपज संघ की निर्धारित दरों पर ही कच्चा माल उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय स्तर पर उत्पादित दवाइयों को आयुष और स्वास्थ्य विभाग बिना किसी निविदा के सीधे खरीद सकता है। दिवस है और यहाँ के संगठन ने आज 13वां विश्व फार्मेसी दिवस मनाया, उसकी बहुत बहुत बधाई। मैं जितने भी फार्मेसी में काम करने वाले लोग हैं, जो कोरोना काल में जो सेवाएं दी है वो अद्वितीय है। खूब मेहनत उन्होंने की, मानवता की सेवा की उत्कृष्ट नमूना उन्हें प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं सभी को साधुवाद देता हूं। साथ ही संगठन ने कुछ मांगे रखी है, उसे राज्य सरकारी स्तर पर उसके बारे में विचार किया जाएगा, ये विश्वास भी दिलाया। बिना जानकार व्यक्ति के लोगों के उनके स्वास्थ्य और जीवन के रक्षा के लिए उपलब्ध कराई जा रही औषधियों और दवाइयों के सुचारू व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पहले दवाई दुकान खुलते थे, क्या किसी फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती थी, क्या डिग्री प्राप्त व्यक्ति की आवश्यकता नहीं।
आज समय के साथ ये अनिवार्य व्यवस्थाओं के साथ न केवल होलसेलर, रिटेलर, बल्कि अस्पतालों में जो दवाइयों की व्यवस्था, उसके वितरण की व्यवस्था आम नागरिकों के लिए की जा रही है। बाकायदे शिक्षा प्राप्त, उचित शिक्षा प्राप्त जब तक हमारे फार्मासिस्ट तैयार नहीं हो जाते, उनके बिना ये काम नहीं किया जा रहा। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के सुरगी पहुंचे। डॉक्टर रमन सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सेवा और समर्पण अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि ग्राम सुरगी में कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स, नर्सेस, मितानिन और महिला समूह का सम्मान समारोह रखा गया था। यहाँ के स्थानीय स्तर का कार्यक्रम है और सुरगी में यहाँ के स्वास्थ्य के चाहे कर्मचारी हो, नर्स हो, स्टाफ के लोग हों, यहाँ के स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी हो, मितानिन हो, महिला समूह हो, जो कोविड के समय बहुत अच्छा काम किया, यहाँ के सारे लोगों ने उनका कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी आज यहाँ पे करना था। और आज हमारे लिए शुभ दिन है क्योंकि हमारे संस्थापक भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी का आज जयंती के अवसर पे हम आए हैं, जन्मदिन उनका मना रहे हैं। तो गरीबों के लिए भोजन का भी काम है, यहाँ के कुछ डेवलपमेंट काम के लिए भूमि पूजन है, कोविड सेंटर में जाकर वैक्सीनेशन करने वाले लोगों से मिला, हॉस्पिटल की स्थिति देखी और स्थानीय स्तर में यहाँ के पंच, सरपंच, जनपद, जिला के सभी सदस्यों के साथ और ग्रामवासियों, बुजुर्गों का सम्मान, जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन हैं उनका सम्मान और उनको आज भोजन के साथ उनका सम्मान करने का कार्यक्रम रखा गया। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेकानेक लुभावने प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। मामला धमतरी का है, जहां 3 कमरों में बच्चों का भविष्य सिमट गया है। इसका जिम्मेदार कौन है, इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बच्चों के भविष्य को लेकर यहां जिम्मेदार आला अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हैं। और तो और सत्ता पक्ष के विधायक लक्ष्मी ध्रुव, जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उस क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति क्या है आप इन तस्वीरों में खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, जहां एक ही कमरे में 2 कक्षाएं चलाई जा रही हैं। कोरोना काल के चलते लंबे समय के बाद अब एक बार फिर से स्कूल खोले जा चुके हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं और न ही नेताओं का। इसके साथ ही स्कूल भवन में बिजली का कनेक्शन तो लगा है, लेकिन बिजली नहीं आती। साथ ही संचार का अब तक कोई साधन नहीं है। गांव में मोबाइल नेटवर्क न होने से ग्रामीण समेत स्कूल के कामों को लेकर यहां भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए तो बहुत एक असुविधा है, कहा जाए परेशानी है। हमको ये गवर्नमेंट की जो शासन की जो एम्बुलेंस सुविधा है और कुछ नेटवर्किंग रहता है, सारे काम हैं। कुछ बच्चों के लिए हमको जैसे कि अभी एक दीक्षा ऐप्स निकला है, जिसको हमको मोबाइल बार कोड को स्कैन करके पढ़ाना पड़ता है। ये सारी सुविधा हम नहीं दे पाते बच्चे को, बहुत खेत की बात है। बिजली भी वैसी है, विद्युत का सारे चित्र प्रोसेस है, पोल लगा है, लाइटिंग है, बट यहाँ 24 घंटे में लगभग 8 घंटे 10 घंटे लाइट रहती है, वो भी लो रहते हैं। भाजपा महामंत्री कविंद्र जैन ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा, बच्चों के स्कूल के लिए फंड की कमी सरकार के पास हो जाती है, स्कूलों की मरम्मत की तरफ से भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, भविष्य बर्बाद हो रहा है, जनता को भी धोखा दिया जा रहा है। पूरा प्रदेश अभाव में जूझ रहा है। किसी भी कार्य के लिए सरकार जो है उसके पास में फंड नहीं है। अगर आपके पास में फंड नहीं है तो आप स्कूल क्यों खोलते हैं? यदि आपने स्कूल खोला है, वहाँ पे बच्चों को भर्ती किया है,
तो उनके बैठने की व्यवस्था, उनके अध्ययन अध्यापन के लिए शिक्षकों की व्यवस्था, ये तो आवश्यक चीज़ है। अगर आप ये सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो वैसे स्कूल में रह करके छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं जनता को धोखा दे रहे हैं। स्कूल की दुर्दशा को लेकर अब कांग्रेस जिला अध्यक्ष शरद लोहना से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं क्षेत्र के विधायक जी से बात करूंगा और शिक्षा मंत्री से भी बात करके इस मामले की जानकारी दी जाएगी और जल्द ही कमरे में व्यवस्था की जाएगी। मैं हमारी विधायक से इस बारे में बात करूंगा, डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव से, और शिक्षा मंत्री से भी इस बारे में चर्चा करके अतिरिक्त कमरे की व्यवस्था करने का प्रयास करता हूं। शिक्षकों की कमी तो बहुत जल्दी, अभी हमारी 14,000 भर्तियां हो रही है, उसमें पूरी हो जाएगी। अब कलेक्टर साहब ने कैसे कहा मैं नहीं जानता। जबर्रा के स्कूल का आज हाल बहुत बुरा है। यहाँ कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाएं संचालित की जाती हैं, लेकिन स्कूल में बच्चों के लिए अलग अलग कक्षाएं नहीं हैं। केवल 3 कमरों में बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, तो वहीं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक भी नहीं है। यहाँ पर सभी कक्षाओं के लिए केवल 3 ही शिक्षक हैं, जिन्हें एक ही कमरे में कई कक्षाओं के बच्चों का अध्यापन कार्य करवाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब 1 से 8वीं दोनों एक ही साथ प्राथमिक माध्यमिक संचालित कर रहे हैं हम लोग अपने टीचर की समस्या को देखते हुए, क्योंकि अभी पीएस में हमारे पास विगत 9-10 सालों से भवन नहीं है। भवन जो है वो अति जर्जर है, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। इस कारण से हम लोग अभी व्यवस्था देखते हुए कक्षा संचालन करने के लिए माध्यमिक शाला में कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। और वैसी माध्यमिक शाला में टीचरों की भी कमी है। अभी वर्तमान में एक टीचर है, तो इस कारण से हम प्राथमिक और माध्यमिक एक ही साथ एक ही कैंपस में और एक ही स्कूल में माध्यमिक शाला में संचालित कर रहे हैं। हर साल देश भर में लाखों छात्र सरकारी विद्यालयों में दाखिला लेते हैं। यही वजह है कि जैसे जैसे सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर होती जा रही है, वैसे वैसे शिक्षा का बाजारीकरण भी बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि स्कूलों की दुर्दशा की तरफ ना ही शासन ध्यान देता है और ना ही प्रशासन, और आला अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार स्कूलों की तरफ कितना ध्यान देती है। जनतंत्र टीवी के लिए धमतरी से चुनेश साहू की रिपोर्ट। तो धमतरी में प्रशासन की लापरवाही के चलते बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए कविंद्र जैन, जो कि बीजेपी महामंत्री हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कविंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है, और जब अधिकारियों और प्रशासन से सवाल किए जाते हैं तो अपना अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं? कारण यह है कि अधिकारियों को सरकार के द्वारा साफ साफ ये निर्देश है कि किसी भी प्रकार का कोई भी विकास का कार्य आप लोगों के पास में जब भी आए तो आप उसको किसी भी तरीके से टाल दें। कारण यह है कि उनके पास में फंड का अभाव है जी। इस सरकार ने किसी भी विकास कार्य के लिए कोई धनराशि पिछले 3 सालों से उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। अधिकारियों से साफ कह दिया गया है कि यदि कोई भी इस प्रकार की बात हो तो आप अपने स्तर पर इसको टाल दें जी। तो स्थिति यही स्पष्ट है कि स्कूलों में भी जो भवन की स्थिति है, जो वहाँ पे शिक्षकों का अभाव है, निश्चित रूप से ये एक जनजाति वनवासी ग्राम है और वहाँ के बच्चों की शिक्षा एक बहुत ही आवश्यक कार्य है, जिसको लेकर के ये कोताही बढ़ती जा रही है और विधायक जो है वो कुंभकर्णी नींद में सो रही है जी। कविंद्र जी, वहीं इसका समाधान क्या है, क्योंकि इसका जो खामियाजा है वो देश के भविष्य को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। लगातार देखने को मिलता है कि तमाम तरीके के बड़े बड़े दावे तो यहाँ पर प्रशासन और आला अधिकारियों की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो 3 कमरों में एक पाठशाला चल रही है जहाँ पर बच्चों का भविष्य सिमटा हुआ नजर आ रहा है। इसका समाधान तो यही है कि जो सरकार में सत्ता में बैठे लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, उन तक के आवाज ये पहुंचनी चाहिए। और जो काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, और इतने सारे मुद्दे हैं कि हम लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर के और क्षेत्र में शासन प्रशासन तक बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं, परंतु उसके बाद भी सरकारी स्तर पे कोई सुनवाई नहीं है। किसी भी प्रकार का, चाहे जितना भी विरोध हो, चाहे जैसी भी स्थिति हो, काम जो है वो ठप पड़े हुए हैं।
पहले 1-1.5 साल से कोरोना का बहाना था जी। अब कोरोना भी जा चुका है। हाँ। उसके बाद भी विकास के कोई कार्य शुरू नहीं हुए हैं। जो कार्य हुए हैं उनका भुगतान जो है शासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसलिए आगे के भी कार्य जो है वह करने को कोई तैयार नहीं। ठीक है कविंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। शरद लोहान, जिला अध्यक्ष कांग्रेस, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं इस पूरे मसले पर। शरद जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए जाते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर की अगर हम बात करें तो बच्चों का भविष्य बदहाल नजर आ रहा है। से बात हो चुकी होगी आपकी, मेरा ये कहना है, आप किस मामले में बोलना चाह रहे हैं? शरद जी, जिस तरीके से धमतरी का ये मसला है जहां पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं शिक्षा मुहैया कराने के लिए यहां पर दी जाने वाली थी, उनमें से कोई भी व्यवस्था यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। एक 3 कमरों में एक पूरा विद्यालय यहां पर चल रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, और जब प्रशासन से सवाल किया जाता है, आला अधिकारियों से सवाल किया जाता है, तो वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। ये जो बात है वो ग्राम जबर्रा की है। हमारे एक आदिवासी अंचल की स्कूल का विषय संज्ञान में आया है। हाँ। ये पिछले 10 साल से वो पता चला है कि पिछले 10 वर्षों से 3 कमरों में 8वीं तक की क्लासें चल रही है जी। जब ये बात हमारे संज्ञान में आई, सरकार बदली। सरकार ने इस बारे में जानकारी ली। पहला साल हमने जानकारी हमारे तक लेट पहुंची, उसके बाद हो गया क्लासें बंद हो गई, स्कूलें बंद हो गई। 1.5 साल से स्कूलें बंद है। ऑनलाइन क्लास का सिस्टम चालू हो गया। अभी फिर स्कूलों को चालू किया गया है। आप यकीन जानिए हमारी सरकार इतनी सजग है शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति कि इस बारे में तत्काल संज्ञान में लिया गया और ऊपर पूरी चर्चाएं हो चुकी। विधायक महोदय ने भी, हमारी वहाँ क्षेत्रीय विधायक ने भी ऊपर जानकारी दे दी और मेरी भी चर्चा हो चुकी है ऊपर। बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान निकल जाए। ठीक है कविंद्र जी, जिस तरीके से अभी आपने शरद जी को सुना, उनका कहना है कि उनकी सरकार पूरी तरह से सजग है और किसी भी तरह का कोई लापरवाही को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहमत हैं आप? सरकार कितनी सजग है इसका प्रमाण ये खुद दे रहे हैं कि इनको इस बात की जानकारी मीडिया के माध्यम से लगती है कि स्कूल की ये दुर्दशा हो चुकी है। क्या इनका तंत्र फेल हो चुका है? क्या इनका जो शिक्षा विभाग है वह कुंभकर्णी नींद में सो रहा है? तो उनको ये जानकारी नहीं है कि कहाँ पर कितने छात्र स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितनी कक्षाएं लगनी चाहिए और कितने कमरे उपलब्ध हैं। ये जानकारी क्या मीडिया से आनी चाहिए इनको? इनका खुद का तंत्र ये जो है ये जानकारी नहीं दे पा रहा था, और विधायक जो है उसकी जिम्मेदारी है जी इस क्षेत्र में, उसके क्षेत्र के अंतर्गत जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क इत्यादि जो विकास के मूलभूत आवश्यकता के कार्य हैं, उन कार्यों की क्या स्थिति है, इसी के लिए जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं। जी शरद जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से तमाम बड़े आरोप यहाँ पर सरकार पर लग रहा है। कविंद्र जी से ये पूछिए कि पिछले 10 वर्षों से ये शिकायत है। उस शिक्षक का कहना है कि 10 सालों से ऐसे ही लग रही है। तो कविंद्र जी के जितने जनप्रतिनिधि थे, क्या वो कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे? हमारी सरकार को तो आया 2.25 साल हुआ, उसमें 2 साल हमारा कोविड में निकल गया है, फिर भी हमको इसकी जानकारी होते ही हम लोगों ने इसमें कार्यवाही चालू कर दी। इन लोग 7 साल तक उनकी सरकार में चलता रहा। वो क्या कर रहे थे? कविंद्र जी, इनके जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई काम करना जानती नहीं है। झूठ को लगातार बोल बोल के उस झूठ को सच बोलवाने, सच साबित करने के उसमें रहती है। इन लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार है। हमारा मुख्यमंत्री किसान है और हमारी जनता बहुत खुश है, और हर अंचल में हम लोगों के प्रयास बहुत अच्छे से चल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्माराम इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू कर दी गई है। हर ब्लॉक में एक स्कूल संचालित हो रही है, और उसमें छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़िया बच्चा सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है। इससे ज्यादा और हमारी सरकार क्या कर सकती है? कविंद्र जी, ये तो आप बताएंगे, क्योंकि ये मुद्दा आपने उठाया है, बहुत संवेदनशील मुद्दा था, और आपने खुद देखा है कि क्या दुर्दशा शासन और प्रशासन की यहाँ पर है। और ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से आप ये नहीं साबित कर सकते कि आपकी सरकार क्या काम कर रही है। समस्या 10 साल से थी कि आपकी सरकार क्या की साथ? जी मैं जवाब दे रहा हूँ। कोई भी विद्यालय जब शुरू होता है
उसकी और उसके 10 साल बाद की स्थितियों में बहुत अंतर होता है। हर साल नए बच्चों का प्रवेश होता है, हर साल उसकी दर्ज संख्या बढ़ती है। उसी अनुपात में संसाधन जो है, जो आपको उसके लिए मूलभूत आधारभूत संरचना खड़ी करनी पड़ती है, यदि आप उसको लगातार बढ़ते बच्चों के हिसाब से शिक्षकों की व्यवस्था, कक्ष की व्यवस्था नहीं करेंगे, 10 साल पहले की जो दर्ज संख्या थी, क्या आज वो स्थिति है? जिस अनुपात में आप बच्चों को वहां पे एडमिशन दे रहे हैं, उस अनुपात में आपके पास शिक्षक होने चाहिए, उस अनुपात में आपके पास भवन होना चाहिए, उस अनुपात में आपके पास में अन्य संसाधन होने चाहिए। उसकी तैयारी कौन करेगा? आप पिछली बातों को लेकर के अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। शरद जी, हमने अपनी जिम्मेदारी, चलो हम समझ गए कि आपने जो कहा मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। हम अपनी जवाबदारी से कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी जवाबदारी की चिंता हम लोग कर रहे हैं। हमारी जनता हमारे साथ है और जनता भी जानती है कि ये काम कर रही है। इन लोगों ने जवाबदारी कभी निभाई नहीं, इसलिए आज इन लोग 14 सीट पे सिमट गए। चलिए ठीक है। शरद लोहान जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कविंद्र जैन जी, बीजेपी महामंत्री, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। चुनेश साहू, हमारे सहयोगी, हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चुनेश, ताज़ा स्थिति की बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि इस पूरी घटना का संज्ञान यहां पर ले लिया गया है और अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? चुनेश, आप सुन पा रहे हैं? तो चुनेश से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है। तो आपको बता दें कि 3 कमरों में बच्चों का भविष्य सिमटा हुआ नजर आ रहा है। भविष्य के साथ बच्चों के खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं अगर आला अधिकारियों की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो अपना पल्ला झाड़ते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो बढ़ते आगे, दुर्ग रेलवे स्टेशन में लाइन नंबर 6 और 7 से होकर मालगाड़ी गुजर रही थी। इस दौरान दुर्ग से रायपुर की ओर जा रही मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतर गए। उनमें से एक डिब्बा पलट गया। इस हादसे की खबर मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जल्द से जल्द लाइन को किसी तरह से दूसरी ट्रेन के लिए खोला जा सका। तो इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे कर्मी भी बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। ये लाइट में तो हो जाएगा यार। हाँ, तो रेलवे कर्मी बचाव कार्यों में जुटे हुए नजर आए। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। तो मालगाड़ी की 3 बोगी डिरेल हो गई, वहीं एक बोगी पलट गई। 2 एक्सप्रेस ट्रेनों को दूसरी लाइन से रवाना किया गया। ये लाइट में तो हो जाएगा यार। हाँ, तो रेलवे कर्मी बचाव कार्यों में जुटे हुए नजर आए। तो रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। मालगाड़ी की 3 बोगी डिरेल हो गई, वहीं एक बोगी पलट गई। तो 2 एक्सप्रेस ट्रेनों को दूसरी लाइन से रवाना किया गया। ये लाइट में तो हो जाएगा यार। हाँ, तो एक बड़ा हादसा यहां पर होते हुए टल गया। तो दुर्ग में रेलवे स्टेशन पर यह बड़ा हादसा टल गया। 2 एक्सप्रेस ट्रेनों को दूसरी लाइन से रवाना किया गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।